नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृषि की बात में और मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे योगेंद्र यादव जी से, जिन्होंने हाल ही में एसकेएम से इस्तीफ़ा दिया है। अब दोस्तों, इस समय बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं इस इस्तीफ़ा के बारे में, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम उनको अपने शो में लाएं और इस इस्तीफ़े के बारे में बात तो करें ही, साथ साथ एसकेएम के आगे की रणनीति क्या होगी, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी थोड़ा जान लें। तो समय न बर्बाद करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं अपने शो में योगेंद्र यादव जी को। दोस्तों, अब योगेंद्र यादव जी हमारे साथ शो में जुड़ चुके हैं और योगेंद्र जी, समय न बर्बाद करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपने जो इस्तीफ़ा दिया ये क्यों दिया और क्या इस इस्तीफ़ा देने से एसकेएम की जो का नेतृत्व है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ा है? क्योंकि कई सारी आवाज़ें आ रही हैं, कई सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर में एसकेएम के बीच चल क्या रहा है। अरे नहीं नहीं, ये ऐसा क्या इस पे बवाल अननेसेसरी हो गया है, बहुत छोटी बात है। मैंने आज से 10 दिन पहले, यानी कि 4 तारीख की जो बैठक हुई एसकेएम की, उससे 10 दिन पहले अपने साथियों को सूचित कर दिया था कि अब मैं अपनी व्यस्तता के कारण, और कोई ऐसी व्यक्तिगत छुपी खुफिया व्यस्तता नहीं है, मैं बता दूंगा क्या व्यस्तता है, उसके कारण मैं अब एसकेएम की कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं रहूंगा। और मैंने प्रस्ताव किया था कि हमारे ही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी कि जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिक साहा इस जिम्मेवारी के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो हमारा संगठन बाकायदा एसकेएम का सदस्य है, और चूंकि मेरा संगठन एसकेएम का सदस्य है तो भाई मैं एसकेएम का सिपाही हूं। तो ऐसा कुछ जो ये बातें हो रही है ना, फूट खुफिया ये वो, कुछ इसमें दम नहीं है। अब मैं आपको बताऊं काम क्या है जिसकी वजह से मैंने ऐसा कहा है। ये मैं पिछले काफी समय से लिखता भी रहा हूं, और अब पिछले कुछ समय से खुल के पब्लिक पोजीशन लिया है। वो ये है कि इस वक्त इस देश में सबसे बड़ी जरूरत है एक पुल, एक सेतु, एक ब्रिज बनाने की। किनके बीच? जन आंदोलनों की ऊर्जा एक तरफ, और विपक्षी राजनीतिक दलों की जो ताकत है वो दूसरी तरफ। इन दोनों के बीच सेतु बनाने की जरूरत है, और मैं एसकेएम से इसलिए मैंने एसकेएम की कोऑर्डिनेशन कमेटी से अपने आप को एक कदम पीछे इसलिए लिया ताकि मैं अपना पूरा समय इस काम को दे सकूं। और दूसरा इसलिए भी कि जब आप सभी जन आंदोलनों से बात कर रहे हैं, इस वक्त मैं केवल किसान आंदोलन से नहीं, मजदूर आंदोलन से, बेरोजगार का जो आंदोलन है उससे, जो अग्निपथ के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है उससे, महिला आंदोलन, सबसे बात कर रहा हूं। और उधर वैसे मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, वो है स्वराज इंडिया, लेकिन आज सिर्फ स्वराज इंडिया से नहीं, तमाम दूसरी राजनीतिक दलों से बात कर रहा हूं। तो ऐसे में ठीक भी नहीं है जब आप इतने सब संगठनों से बात कर रहे हैं, ऐसे में आप केवल एक आंदोलन का प्रतिनिधित्व भी करें, वो शायद ठीक ना हो। ये सोचते हुए मैंने अनुरोध किया कि मुझे व्यक्तिगत रूप से मुक्ति दे दी जाए, मेरे दूसरे संगठन के साथी आ जाएंगे। और मुझे बेहद खुशी है कि अलग होने की मेरे इस प्रस्ताव को प्यार से, सम्मान से स्वीकार कर लिया गया। एसकेएम में कोई संकट नहीं है। एसकेएम का नेतृत्व काफी बड़ा विशाल नेतृत्व है। आंदोलन के दौरान हमने 9 मेंबरी 7 मेंबरी कमेटी से काम चलाया था। तब भी हमारे मन में था कि 9-7 तो बहुत कम होते हैं। और मुझे बहुत बेहद खुशी है कि 4 तारीख की इस मीटिंग में ये फैसला हो गया है कि अब हमें इस कमेटी का विस्तार करना है, जो हम चाहते थे काफी समय से, कि छोटी सी 5-7 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी से आंदोलन नहीं चल सकता, इसका विस्तार होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि एसकेएम अब पहले से ज्यादा सुगठित, सुव्यवस्थित और ज्यादा मजबूत होगा। जी, योगेंद्र जी, आपकी बात तो देखिए बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मैं एक दूसरे पक्ष की बात आप तक रखूंगा। हमने देखा जंतर मंतर में किस प्रकार से किसानों ने एमएसपी कमेटी के खिलाफ विरोध जताए, साथ साथ रेल रोको आंदोलन भी थोड़े टाइम पहले चले। लेकिन इसका क्या प्रभाव है? मतलब एसकेएम ने कहा कि वो देश के लोगों को और देश के किसानों को एमएसपी दिलाएगा। क्या एसकेएम आज की तारीख में इतना ताकतवर है कि वो एमएसपी के लक्ष्य को पूरा कर पाएगा, कि क्या बस अब ये ख्याली पुलाव रह गए हैं? ये बात इस समय पूरा देश जानना चाहता है कि क्या किसानों में जो ताकत थी पहले जब वो किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे थे, क्या वो ताकत अभी भी किसान आंदोलन और एसकेएम के पास है? और क्योंकि अब आप थोड़ा बाहर आ चुके हैं तो मैं चाहूँगा कि आप एक थर्ड पार्टी थोड़ा पर्सपेक्टिव लें, जो आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, तो उस तरह से आप टिप्पणी करें इस मूवमेंट के बारे में। इंद्र भाई, देखिए, किसान आंदोलन के लिए मैं थर्ड पार्टी तो बन नहीं सकता, इतना तो मैं झूठ बोल नहीं सकता कि मैं थर्ड पार्टी की तरह बोल रहा हूं। लेकिन देखिए,
आपने कहा पूरा देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि क्या एमएसपी के सवाल पे किसान आंदोलन सफल हो पाएगा। मैं कहता हूं किसान आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता ये है, आज से 2 साल पहले किसे पता था किस चिड़िया का नाम है एमएसपी। आप दिल्ली के एडिटर से पूछ लेते, साधारण व्यक्ति को तो छोड़ दीजिए, दिल्ली के संपादकों को नहीं पता था कि एमएसपी नामक कोई चिड़िया। आप अपने एमएसपी कहते हो, कहते हैं हाँ एमआरपी होती है ना, इसमें उससे फालतू कुछ पता नहीं था। किसान आंदोलन की ये सफलता है कि उसने एमएसपी नाम सबकी जुबान पे ला दिया है। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं है। क्या किसान आंदोलन को मांग पत्र देने से सरकार घबरा के एमएसपी दे देगी? बिल्कुल नहीं देगी। ऐसी कोई गलतफहमी मुझे कतई नहीं है। देखिए, 3 कानूनों को वापस देने में सरकार की हेठी जरूर हुई, लेकिन उसकी जेब से कुछ नहीं गया। एमएसपी देने में तो भैया जेब से जाएगा। और जब इस सरकार, देखिए सरकार का नियम क्या है कि किसानों के बारे में डायलॉग अच्छे सुनने हो ले लीजिए, शेरो शायरी सुननी हो ले लीजिए, पैसा लेना हो ना भैया, इसके लिए पैसा नहीं है। बुलेट ट्रेन के लिए पैसा है, सेंट्रल विस्ता के लिए पैसा है, तमाम चीजों के लिए पैसा है, लेकिन किसान के लिए पैसा नहीं। तो जब तक इस देश में, पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होगा, तब तक एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी। क्या वो आंदोलन आज खड़ा हो चुका है? नहीं, आंदोलन की तैयारी है। लेकिन जब तक सड़क पे आंदोलन नहीं होगा, जब तक प्रधानमंत्री घबराएंगे नहीं, जब तक उनको लगेगा नहीं कि हाँ भाई, अरे भाई ये तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो स्थिति बनानी पड़ेगी, उसके लिए काम होगा। अब ये थोड़ी होगा कि हर बार हम दिल्ली के 4 तरफ घेरा डाल के बैठ जाएं। वही रणनीति हर बार दोहराई नहीं जाती। इस बार अगर आंदोलन होगा तो उसे झारखंड में खड़ा होना होगा, उसको पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में खड़ा होना होगा। देश के उस तमाम इलाकों में खड़ा होना होगा जहां किसानों के लिए एमएसपी तो स्वप्न मात्र है। तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं समझता हूं किसान आंदोलन ऐसे किसी मुगालते में नहीं है कि हमें 2 महीने में मिलने वाला है। इसकी तैयारी कर रहे हैं। इस 4 तारीख की बैठक में कई प्रोग्राम अनाउंस किए गए हैं सितंबर के महीने के लिए। ये सब तैयारी है। किसान आंदोलन 2 समय पे पीक पे जाता है, एक नवंबर के महीने में और एक मार्च अप्रैल के महीने। तो मैं समझता हूं कि नवंबर में कुछ बड़े काम की तैयारी है जिसकी घोषणा की गई है, और फिर उसके बाद मार्च में जब दोबारा कटाई का मौसम आता है, कटाई के मौसम से जस्ट पहले का जो है वो, इन 2 में किसान आंदोलन को कुछ करना होगा, तभी जाके मिलेगा। जी, तो योगेंद्र जी, आपकी बातों से ये बात तो मुझे समझ में आ रही है कि शायद से एक तरह से एसकेएम की अगली रणभूमि ये थी कि एसकेएम की ताकतों को और देश की राजनीतिक ताकतों को जोड़ा जाए। और शायद से क्या आप एक राजदूत का काम कर रहे हैं एसकेएम का, जो इस समय इस बड़ी यात्रा में जुड़ के देश में जो भी किसान विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए आप जुड़े हैं इस भारत जोड़ो यात्रा से? एसकेएम को न लपेटिए इसके अंदर। ये मेरा जो अपना संकल्प है, मेरी उम्मीद है कि इस संकल्प से किसान आंदोलन भी मजबूत होगा। मेरी आशा है और मेरा प्रयास है कि इससे संयुक्त किसान मोर्चा भी, क्योंकि देश को इतने बरसों के बाद ऐसा कोई मोर्चा मिला है जिसमें देश भर का किसान जुड़ सकता है, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि इससे एसकेएम को भी फायदा होगा। लेकिन ये कोई एसकेएम का निर्णय नहीं है, मेरा निर्णय है। इसका दोष किसी पे न लगाए। मेरी उम्मीद है कि एसकेएम के कई साथी मन से खुश होंगे, कुछ हो सकता है नाराज भी हो, भाई उनका हक बनता है। कोई एसकेएम कोई एक संगठन तो है नहीं, एक प्लेटफॉर्म है, अलग अलग विचार के लोग आते हैं, कुछ लोग नाराज भी होंगे, कुछ लोग खुश भी होंगे। लेकिन किस चीज की जरूरत है? देखिए, हमने उत्तर प्रदेश के बारे में खूब चर्चा की, जी, आप हमारी बात भी हुई, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, बीजेपी उसके बाद चुनाव जीत के आ गई। हमने बारीक विश्लेषण करके दिखाया कि जिस जगहों पे किसान आंदोलन का असर था वहां बीजेपी को नुकसान हुआ। जी, लेकिन ये तो तथ्य है ना कि उत्तर प्रदेश में तो जीत के आ गए। ये क्या दिखाता है? मैं समझता हूं ये दिखाता है कि एक तरफ इस देश में जन आंदोलनों की ऊर्जा है। जन आंदोलनों की ऊर्जा कुछ स्थान विशेष पे सघन रूप से है। जन आंदोलनों की ऊर्जा वैचारिक है, प्रतिबद्ध है, लड़ने का मादा है। दूसरी तरफ राजनीतिक, विपक्षी राजनीतिक दलों की ऊर्जा है, वो बहुत फैली हुई है, बहुत मैक्रो है, अपने स्केल में बहुत बड़ी है, लेकिन विचार में आजकल बहुत डिफ्यूज्ड है, और उसमें सड़क पे लड़ने का मादा नहीं है। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा।
अगर हम चाहते हैं कि आंदोलन से सिर्फ किसानों के लिए दो चीज हासिल ना हो, अगर किसान आंदोलन अपनी बड़ी जिम्मेवारी के प्रति सजग है, और मैं बार बार कह रहा हूं, आज नहीं भाई, आप तो एक ध्यान होगा, मैं पिछले 2 वर्ष से लगातार कह रहा था कि किसान आंदोलन की जिम्मेवारी सिर्फ इतनी नहीं है कि 3 कानून खत्म हो जाए, सिर्फ इतनी नहीं है कि किसान को एमएसपी मिल जाए। आज इस देश में लोकतंत्र को बचाना भी किसान आंदोलन की जिम्मेवारी है। इतिहास के हर दौर में कोई एक वर्ग होता है जिसका अपना वर्ग हित इतिहास के हित चक्र के साथ जुड़ जाता है। आज के हिंदुस्तान में किसान, और इस बड़ी जिम्मेवारी के साथ न्याय करना है तो कहीं ना कहीं आंदोलनों की ऊर्जा, और सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, ये बात युवाओं की बेरोजगारी के आंदोलन पे भी है, ये बात तमाम आंदोलनों पे है, मजदूर आंदोलन पे भी है। उनकी ऊर्जा को जब तक हम राजनीतिक दलों की ऊर्जा और क्षमता से नहीं जोड़ेंगे, तब तक लोकतंत्र बचाने की जो बड़ी जिम्मेवारी है उसमें सफल नहीं होंगे। इस वक्त मेरे को, जिसे कहते हैं ना, सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है, इस वक्त तो मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, क्योंकि आज जो हो रहा है, और इसे और कोई कहने का तरीका नहीं है, शब्द कड़वे हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान की इस इमारत को तहस नहस किया जा रहा है, इस देश की जड़ में तेल दिया जा रहा है। और अगर ऐसे में मैं कहूं कि जड़ में तेल तो है, लेकिन वो जो वाला जो फल लगा हुआ है ना, मेरा ध्यान उस फल पे है ना, मेरा ध्यान इस वक्त फल पे नहीं है, मेरा ध्यान इस वक्त है कि जड़ों में जो तेल देने की कोशिश हो रही है उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि ये हमारी भविष्य का, पीढ़ी का सवाल है। हमारे सभ्यता की जो विरासत है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की जो प्रेरणा है, और हमारे संविधान की जो मांग है, आज उसे बचाने की लड़ाई है, बाकी सब लड़ाइयां छोटी हैं। और मैंने व्यक्तिगत रूप से सोचा है कि आने वाले 2 वर्ष, कम से कम 2 वर्ष, मैं पूरी तरह से केवल और केवल इस लड़ाई। जी, तो योगेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपने देश में कई सारे आंदोलनों में आपने मतलब भागीदारी दी, आपने उनका नेतृत्व किया, और इस बार जब आप इस यात्रा पे निकले, और मैं जानता हूं इस समय आप कन्याकुमारी में हैं, तो इस यात्रा में क्या अलग होगा, इसकी क्या रणभूमि होगी, क्या इसमें यूनिक बात क्या होगी? थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें बताएं, और अपनी यात्रा के बारे में भी, कि और इसमें कौन कौन से वो कृषि मुद्दे हैं जो आप उठाएंगे या जिनको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने याद दिलाया, अगर थोड़ा सा दिक्कत हो गई कि ये करते करते शाम हो गई मुझे कन्याकुमारी पहुंचते पहुंचते, नहीं तो मैंने सोचा था कि आप करेंगे तो मैं आपको यहाँ की सुंदरता दिखाऊंगा। हम सब जब उत्तर भारत के लोग आते हैं ना इस तरफ, तो पहली बात जो लगती है कि रे, भगवान ने बड़ा फुर्सत में बनाया होगा इस इलाकों को, इतनी खूबसूरती है यहाँ की। तो वो तो आपको मैं दिखा नहीं सकता, अब तो लाइट है, पीछे पर्दा है, वही सब दिख रहा है। लेकिन जी, मैं कन्याकुमारी में हूँ, यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा आरंभ हो रही है। यात्रा कांग्रेस पार्टी ने ऑर्गेनाइज की है, यात्रा हमने ऑर्गेनाइज नहीं की है, लेकिन बहुत समय बाद किसी मुख्य धारा की पार्टी की ऐसे किसी भी कैंपेन को देश के तमाम जन आंदोलनों, पार्टियों, बुद्धिजीवियों ने समर्थन दिया है। आपने देखा होगा, कल ही 200 से अधिक देश के अग्रणी, जिसे सिविल सोसाइटी बोलते हैं, मैं जन आंदोलन कहता हूं, जन आंदोलनों के 200 से ज्यादा अग्रणी लोगों ने इस यात्रा को अपना समर्थन दिया। मैं ना कांग्रेस में हूं, और आपको सच्ची ईमानदारी से बताऊं तो कांग्रेस का विरोध करने से ही मेरी तो राजनीति जीवन की शुरुआत हुई थी। 1977 में मैंने देखा था, जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी जी, मैंने तब अपनी आंखों से पहली बार लोकतंत्र देखा था, तब राजनीति में दिलचस्पी हुई थी। तो मुझ जैसे लोग, यहाँ मेरे नजदीक डॉक्टर गांधी बैठे हुए हैं, डॉक्टर धर्मवीर गांधी, जीवन भर जो कांग्रेस का विरोध करने वाले लोग थे, आज हम जैसे लोगों को लगता है कि अगर इस देश में लोकतंत्र को बचाना है तो अब कोई छुआछूत नहीं हो सकती। जो जो इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहता है उसका साथ देंगे। ये जो यात्रा शुरू हुई है, एक बहुत शुभ शुरुआत है, बहुत सुंदर शुरुआत है। भारत जोड़ो का नाम देना अपने आप में एक सुंदर बात है, जो स्वीकार करता है कि आज इस देश में तोड़ने की कोशिश हो रही है। और इसके पीछे जो भाव है, भाव ये है कि वो तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। ये बहुत सुंदर भाव है, मैं समझता हूं इसकी बेहद जरूरत है अब। और पद यात्रा, इस देश में कितने साल हो गए, चंद्रशेखर जी ने पद यात्रा की थी 1984 में, उसके बाद से इस देश में पिछले 35 साल से ऐसी कोई बड़ी पदयात्रा हुई नहीं। तो पैदल इस देश को नापना, ये सब
और कोई भी यात्रा जो होती है वो अंततः विचार और मानस की यात्रा होती है। तो मेरी उम्मीद है, एक स्थापित पार्टी कर रही है, और एक पार्टी जब करती है तो उसमें आपको, एक संगठन करता है तो उसमें कोई आपको चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे इतना जरूर यकीन है कि अगर इस देश की एक बड़ी पार्टी अपने नेता के साथ 3,000 किलोमीटर चलती है, 3,500 किलोमीटर सड़क पे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस देश की हवा बदलेगा। इस देश की हवा में जितना जहर घुल गया है, वो जहर कहीं कुछ कम होगा। और इतने लोग जो आज महसूस करते हैं कि जो हो रहा है गलत है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बेचारा तो अकेला हूं, उनको लगेगा कि ना, मैं अकेला नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये माहौल बदलेगा, ये उम्मीद लेके मैं यहाँ कन्याकुमारी आया। जी, तो योगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा शुभ हो और जो भी आपका लक्ष्य है उसको आप पाएं। तो दोस्तों, ये थी योगेंद्र यादव जी की बात। आप लेकिन द वायर छोड़िएगा मत। द वायर आपके लिए और भी बड़े सारे कार्यक्रम जल्द ही ला रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।